स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं की एड ग्रेड करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड है। इसमें हम इतिहास के भाग में अध्याय 2 देखने जा रहे हैं, राजा और उनके राज्य। प्रश्न नंबर 1, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम इसके मंदिर उत्कृष्ट हैं। प्रश्न नंबर 2, चोलकाल में नाडु कहा जाता था गांव के समूह को। प्रश्न नंबर 3, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो कन्नौज के लिए। अगला प्रश्न नंबर 4, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी का प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हौज का। ये जो चित्र दे रखा है यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगला हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। बी, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम को माना जाता है। सी, चोलकाल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे। तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। ई, 9वीं सदी में के मध्य में विजयालय ने तंजावुर, ये व है, व में उ की मात्रा है, तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनी देवी, देखिए निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 7, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदारों को मान्यता प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 8, चौहान शासक का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? चौहान, इसमें मैंने एक मात्रा, यहाँ पे ये एक ही मात्रा है। चौहान, इन्हें हम चाहमान भी कहते हैं, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। अपने राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम की ओर करने के लिए इन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर ली। प्रश्न नंबर 9, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? तो चोल मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे प्रमुख था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। अगला प्रश्न नंबर 10, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न नंबर 11, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अहर्ताएं थीं? तो मैंने यहाँ पे 7 लिखी हैं, आप चाहें तो 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, पर मैंने सारी ही लिख दी। आप अगर 7 याद करेंगे तो आपको 3 तो याद हो ही जाएंगी। इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। दूसरा, उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चौथा, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार हों। छठवां,
यदि 3 वर्ष में किसी समिति के सदस्य रहा है तो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। और अंतिम क्या होगी, अपने या संबंधियों के खाते जमा किए नहीं कराए हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उन्होंने अपने संबंधियों या अपना खाता जमा नहीं कराया होगा तो वो ये सभा का सदस्य नहीं बन सकता, यानी कि चुनाव नहीं लड़ सकता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? समिति के चयन के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। प्रश्न नंबर 13। चोल राजाओं के साथ विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। चोल राजाओं के साथ विकसित मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गईं। प्रश्न नंबर 14। चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग द्वारा किया गया अनुष्ठान का विवरण लिखिए। चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग द्वारा हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, अनुष्ठान कराया। जब यह ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी इसे उतार सकते हैं। मैंने भी यहीं से इसे उतारा है। पेज नंबर 17 पे दे रखा है। अब हम 15 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? कावेरी नदी के शाखाएं तटों पर उपजाऊ मिट्टी तथा चावल की खेती के लिए आर्द्रता मुहैया कराती थी। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए, नहरों का निर्माण हुआ। कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई गईं, कुएं खोदे गए, विशाल सरोवर बनाए तथा सिंचाई हेतु कई पद्धति अपनाई गईं। अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 16। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें और भी मैं लिख सकती थी, पर मैंने यहाँ पे केवल 5 ही लिखी हैं। 5 नंबर का ही प्रश्न आता है तो 5 लिखी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे। पहला, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियाँ उर कहलाती थीं। गाँवों के समूह को नाडु कहते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। 5वां, सिंचाई के कामकाज बाग, बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।